आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। आज है सोमवार, तारीख 16 अगस्त। इवनिंग न्यूज पॉडकास्ट दिन भर लेकर हाजिर हूं मैं, नितिन ठाकुर। अफगानिस्तान की कई वीडियोज और फोटोज आप लगातार देख रहे होंगे। हाल और हालात किसी से भी छिपे नहीं हैं। ये कब तक सुधरेंगे और भारत का रुख तालिबान सरकार को लेकर क्या रह सकता है, बात करेंगे। इसके अलावा भारत के मेघालय राज्य से हिंसा की खबरें आ रही हैं। एक प्रतिबंधित संगठन के नेता की मौत के बाद हिंसा भड़की थी और सीएम आवास तक पहुंची। तो अब कैसे हालात हैं और मामला क्या था, ये सब समझेंगे। फिर बात पेगासस मामले की, जिसमें अब सरकार जांच को तैयार है, लेकिन उसके एफिडेविट पर कोर्ट नाराज है। आखिर में कोरोना की बात भी होगी, जहां बीते हफ्ते नए केस तो कम आए, लेकिन 5 राज्य ऐसे हैं जो खतरे की घंटी बजाए चले जा रहे हैं। तो तफसील से बात होगी, लेकिन पहले प्रतीक वाघमारे से हेडलाइंस सुनते हैं। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद वहां से हजारों लोग दूसरे देशों में भागकर शरण लेने की कोशिश में जुट गए हैं। वहीं भारत ने इंडियन एयरफोर्स का C-17 ग्लोबल मास्टर विमान वहां भेजा है, जो अफगानिस्तान में फंसे करीब 500 अफसर और सिक्योरिटी से जुड़े स्टाफ को एयरलिफ्ट करेगा। तालिबान के अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर कब्जे और राष्ट्रपति अशरफ गनी के विदेश भाग जाने के बाद देश के नए मुखिया को लेकर अटकलें तेज हो गई है। कहा जा रहा है कि कट्टरपंथी इस्लामिक समूह तालिबान का नेता मुल्ला अब्दुल गनी बरादर देश का राष्ट्रपति बन सकता है। पेगासस जासूसी विवाद पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सुनवाई के दौरान बताया है कि आरोपों की जांच के लिए समिति का गठन होगा। साथ ही सरकार ने जासूसी के आरोपों का खंडन भी किया है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी से मौत हुई थी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। दिल्ली सरकार इस मामले में जांच कराना चाहती है। ऑक्सीजन डेथ कमेटी गठित करने के लिए मंजूरी वाली फाइल दोबारा उपराज्यपाल को भेज दी गई है। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की ओर से दाखिल याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। देशमुख ने कोर्ट में उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों पर कोई कार्रवाई नहीं करने की याचिका दाखिल की थी। इस मामले को लेकर कोर्ट ने कहा कि कानूनी प्रावधानों के तहत ही कानूनी उपाय किया जा सकता है। मेघालय में समर्पण करने वाले एक उग्रवादी की पुलिस मुठभेड़ में मौत होने के बाद आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाएं अब काबू में बताई जा रही है। शिलोंग में 17 अगस्त तक कर्फ्यू लगा दिया गया था और 4 जिलों में मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई थी। हिंसा के बीच मेघालय के गृह मंत्री लहकमन रिम्बुई पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं। और भारत इंग्लैंड के बीच टेस्ट मुकाबला लॉर्ड्स मैदान पर जारी है। आज मैच का 5वां और आखिरी दिन है। लंच ब्रेक के बाद भारतीय पारी शुरू हो गई है। टीम ने अब तक 8 विकेट के नुकसान पर 300 के करीब रन बना लिए हैं। अफगानिस्तान में तालिबान राज लौट आया है। हालांकि आधिकारिक तौर पर सत्ता तालिबान को सौंपी नहीं गई, लेकिन अभी औपचारिकता भर है। धैर्य के साथ सत्तासीन होने का इंतजार कर रहे तालिबान नेता कह रहे हैं कि वो ना किसी से बदला लेंगे और ना किसी को देश छोड़कर भागने की जरूरत है। बावजूद इसके 20 साल पुराने तालिबान की बर्बरता ने लोगों में खौफ भर रखा है और जिसे जहां पनाह की उम्मीद है भाग रहा है। कल काबुल एयरपोर्ट की तमाम वीडियो सामने आई थी। इसमें 2 जहाजों के इर्द गिर्द हजारों की भीड़ थी। आज भी ऐसी तस्वीरों का आना जारी रहा। अब तक काबुल से उड़े 18 विमान ताजिकिस्तान में लैंड कर चुके हैं। कल 28 विमान गए थे। एक वायरल वीडियो भी चल रहा है जिसमें कुछ लोग रनवे पर दौड़ते अमेरिकी जहाज के बाहर लटकने की कोशिश कर रहे हैं। यह जहाज ऊंचाई पर पहुंचा तो कुछ लोग नीचे आ गिरे और अपनी जान खो दी। दोपहर के वक्त कुछ तालिबानी लड़ाके टोलो न्यूज के कैंपस में जा घुसे, सुरक्षा कर्मियों के हथियार जब्त कर लिए और खुद सुरक्षा का जिम्मा ले लिया। इस बीच चीनी सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स का ट्वीट आ गया है और अनुमान के मुताबिक चीन ने कह दिया है कि वो तालिबान के साथ दोस्ताना संबंध रखना चाहता है। लेकिन भारत क्या करेगा, अभी साफ नहीं है। उधर अफगान स्थिति पर भारत की अध्यक्षता में UNSC की बैठक हो रही है। जब हम ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं तब बैठक जारी है। इसमें क्या डिस्कस हो रहा है और क्या अंतर्राष्ट्रीय पंचायत अब अफगानिस्तान के हालात संभाल सकेगी, ये जानने के लिए हमने बात की सीनियर जर्नलिस्ट और विदेशी मामलों के जानकार प्रकाश केरे से। देखिए, अफगानिस्तान की स्थिति में जो अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी, मतलब खासतौर से जो लोग रीजनल प्लेयर्स हैं, जो सो कॉल्ड महाशक्तियां हैं और आस पड़ोस के देश हैं,
तो वो तो आप देख रहे हैं कि पिछले अलग अलग समय पे ये बातचीत ये लोग कर रहे हैं। तो कोशिशें तो अलग अलग लेवल पे, आप भी जानते हैं कि डिप्लोमेसी में बातें होती रहती हैं। तो जिसकी वजह से आपको और हमको अचरज हो रहा है कि चीजें कैसे हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है। सेंट्रल एशिया के जो देश हैं, जो जिनकी बाउंड्री लगती है अफगानिस्तान से, पाकिस्तान हमेशा बातचीत बोलता रहा कुछ ना कुछ, उसकी अपनी भूमिका है, वो एक अलग सवाल है, लेकिन वो भी लगातार उसकी भी सक्रियता रही, ईरान की सक्रियता रही, चीन की सक्रियता रही, और ये लोग आपस में भी बैठते रहे, तालिबानियों के साथ भी बैठते रहे और अफगानिस्तान की सरकार के साथ भी बात करते रहे। अमेरिकन भी जो खलीलजाद हैं, उनकी मीटिंग लगातार हो रही थी तालिबान, और ये भी रूस के कहने पे ये बैठक, ये अमेरिका के कहने पे बैठक नहीं हुआ। अभी अमेरिका का सिंपल एकमात्र लक्ष्य है कि वो अपने लोगों को सुरक्षित वहां से निकाल ले जाना चाहते हैं, जबकि तालिबान ने उनको एश्योर किया था कि हम आप पर हमला नहीं करेंगे। और आपने बीच में देखा होगा कि जबकि तालिबान पे अमेरिकी एयरफोर्स ने भी हमला किया, लेकिन तालिबानियों ने कभी भी अमेरिकी पोस्ट पे हमला नहीं किया। मुझे लगता है कि आज सुरक्षा परिषद जो है कुछ समझदारी दिखाए, लेकिन मुझे कोई नई बात होती नहीं दिख रही है। ज्यादा से ज्यादा यही होगा कि तालिबान इंश्योर करे कि वो जो अराजकता फैली हुई है वो सेटल होगी, पॉलिटिकल अपोनेंट को जो है मारा नहीं जाएगा, उनके साथ गलत व्यवहार नहीं होगा, पब्लिक के साथ गलत व्यवहार नहीं होगा, और मानवाधिकार जिसको कि बाकी सारे लोग बोल रहे हैं कि आप मानवाधिकारों के प्रति सम्मान दिखाएंगे और आप आतंकी गिरोहों को जो है संरक्षण नहीं देंगे, जो चीन ने भी पहले कहा है और रूस ने भी कहा। रूस में तो तालिबान एक प्रतिबंधित संगठन है और रूस ने आज बोला भी है कि हम कुछ दिन देखेंगे, तब हम प्रतिबंध हटाएंगे और ऑफिशियल डिप्लोमेटिक संबंध हम बनाएंगे। प्रकाश, यूएनएससी की बैठक तो हो जाएगी, लेकिन क्या काबुल की नई संभावित सरकार को लेकर भारत सरकार का रवैया बदलता दिख रहा है आपको? देखिए, मुझे मैं तो बहुत फिर भी एक सामान्य ऑब्जर्वर हूँ इन चीजों का, लेकिन आपने देखा होगा कि अफगानिस्तान में राजदूत रहे, हमारे मुख्य विदेश सचिव रहे, और कांधार का जो वो IC-814 का जो हुआ था उसमें डोभाल साहब के साथ और जसवंत सिंह जी के साथ भी गए थे विवेक काटजू। वो उन्होंने इंटरव्यू अभी दिया है कि क्या हो रहा है। कल ही मैं सुब्रमण्यम स्वामी और ब्रह्मचलानी को सुन रहा था। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि भारत ने बहुत देरी कर दी। देखिए, डिप्लोमेटिक जो हमारा कोर है, जो हमारे लोग हैं, उनका क्या काम होता है? उनका काम होता है कि इंडिया के इंटरेस्ट में जो सबसे बेस्ट हो वो करना है मुझे। तो मुझे ऑफिशियली नहीं तो कम से कम अनऑफिशियली मुझे हर ग्रुप के साथ संपर्क रखना चाहिए, कुछ ना कुछ, किसी ना किसी लेवल पे। अभी भी भारत के लिए मौका है। देखिए, भारत के पक्ष में एक बहुत बड़ी बात है वो ये कि अफगानिस्तान की बहुत बड़ी आबादी भारत के प्रति बहुत सम्मान, दोस्ती और इज्जत का भाव है उनके मन में, अफगानियों के मन में, और ये हमारा सबसे बड़ा एसेट है अफगानिस्तान में। तो आप उसका एक तो इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी बात को रखने के लिए, अपने संपर्क को बनाने के लिए, जो भी संभावित सरकार आए। तो हमारे पास बहुत मौके हैं। दूसरी चीज कि तालिबान ने भी कहा है कि वो भारत के साथ ठीक ठाक संबंध रखना चाहता है, तो हमारे लिए रास्ते खुले हैं। और बाकी मैं समझता हूँ कि भारत को अपने कूटनीतिक लेवल पे संपर्क स्थापित करना चाहिए, लेकिन तालिबान की सरकार आती है या कोई उस तरीके की जिसमें तालिबान भी शामिल है, उसको मान्यता देने की जल्दीबाजी हमारी सरकार को नहीं करना चाहिए, और ये देखना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी का मूड क्या है और उसके हिसाब से भारत को चलना चाहिए। हमें कोई ना तो इनको रिजेक्ट करने की जल्दीबाजी करनी चाहिए, ना इनको एक्सेप्ट करने की जल्दीबाजी करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया प्रकाश। फिलहाल अफगानिस्तान से रोते बिलखते बच्चों, टूटे घरों, जान बचाकर भागते लोगों की तस्वीरें बही चली आ रही हैं। हालांकि नया कुछ नहीं है इसमें, बस घटनाएं तेजी से घट रही हैं। 20 साल से अफगान जनता अमेरिका और तालिबान की ऐसी जंग में फंसी है जो अब अजीब से मोड़ पर आकर खत्म हुई है। इन 2 दशकों में अफगानिस्तान ने क्या खोया और इस बर्बादी के आंकड़े क्या हैं, हमने जाना इंडिया टुडे डेटा इंटेलिजेंस टीम के पीयूष से। देखिए, सबसे पहले तो ये अगर हम देखें कि ये जो अफगानिस्तान में वॉर थी, ये 20 साल चली है। ये इसकी शुरुआत अगर हम देखें तब हुई थी जब
यूएस ने 2001 में अफगानिस्तान पर अटैक करा था आफ्टर जब वो ट्विन टावर के अटैक के बाद, तो क्योंकि उनका मानना था कि वहाँ पे अल कायदा के को सपोर्ट मिलती है, तो उसको खत्म करने के लिए, तालिबान को खत्म करने के लिए यूएस ने इस वॉर की शुरुआत करी थी, जिसका 20 साल के बाद अंत हुआ है। तालिबान ने दोबारा से कैप्चर कर लिया है अफगानिस्तान को। अगर हम आंकड़ों की बात करते हैं तो हम ये देख सकते हैं कि इस वॉर में तकरीबन 2 ट्रिलियन डॉलर्स का खर्च हो चुका है। और अगर हम देखें, मोर देन 1.7 लाख लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं अगर हम अफगानिस्तान की बात करते हैं तो हम देखेंगे कि 2009 से लेकर 2021 जून तक, जब तकरीबन 1,16,000 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं या मारे जा चुके हैं। ये आंकड़ा हमारे पास 2009 के बाद से ही उपलब्ध है, क्योंकि यूएन का जो स्पेशल मिशन है अफगानिस्तान में, उन्होंने तब से ही इसका आंकड़ा नोट करना शुरू किया था। और जहां तक अगर हम साल पर साल आंकड़ों को देखें तो हर साल हम देखेंगे कि मारे जाने वालों की संख्या व घायलों की संख्या भी लगातार बढ़ी है। साथ ही साथ अगर हम इसमें महिलाएं और बच्चों को अगर हम देखें तो 2020 जो साल रहा है, यानी पिछला साल, उसमें वो साल महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा खराब रहा, क्योंकि उस साल सबसे ज्यादा यानी 390 महिलाओं की मौत हुई है, और जो कि 13% अधिक है पिछले साल के मुकाबले। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो 20 साल में बहुत जान माल का नुकसान हमने देखा है हर तरफ से, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे उनके सपोर्ट हो, या अफगानिस्तान खुद हो। पीयूष, एक बात ये भी बताइए कि जिस तालिबान ने अमेरिका के पूरी तरह जाने से पहले ही पूरे अफगानिस्तान को बड़ी आसानी से कब्जा लिया, वो पिछले सालों में आर्थिक तौर पर इतना मजबूत कैसे हुआ? आर्थिक तौर पर अगर हम तालिबान की बात करते हैं तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हम मान के चल सकते हैं, लेकिन एक फैक्टर जो काफी प्रोमिनेंट हम कह सकते हैं वो है ओपियम की फार्मिंग। अगर हम देखें तो अमेरिका ने जब तकरीबन पिछले 15 सालों में $8 बिलियन से ज्यादा खर्च करा है अफगानिस्तान में ओपियम की फार्मिंग को रोकने के लिए, और एयर स्ट्राइक्स करी हैं उनकी लैब्स पर, बहुत प्रयास करे हैं, लेकिन वो इन प्रयासों में सफल नहीं हो पाए। और तालिबान ने इसी का ही फायदा उठाया है, क्योंकि वहाँ पे ओपियम की खेती बहुत ज्यादा होती है। किसान और मजदूर अपनी फैमिलीज को सर्वाइवल के लिए वो ओपियम की खेती करते हैं, तो उन्होंने उसी का फायदा उठाकर इलीगल ड्रग ट्रेड, जिसको हम बोल सकते हैं, उसका फायदा उठाकर उन्होंने अपने आप को फाइनेंस करा है। हालांकि ये भी इसमें बात मेंशन करनी जरूरी है कि एक समय ऐसा भी था जब तालिबान ने 2000 में बैन करने की भी कोशिश करी थी इस खेती को, ओपियम की खेती को, बट तब उन्हें बहुत बैकलैश मिला था, क्योंकि एक मात्र काफी प्रोमिनेंट सोर्स है इनकम का लोकल अफगानिस्तान में। और उसके बाद ओपियम की खेती ही मतलब कुछ रुकावट नहीं हुई। अगर हम आंकड़ों की बात स्पेसिफिकली करते हैं तो 2017 जो साल था उसमें सबसे ज्यादा ओपियम की खेती हुई है। और अगर हम फाइनेंसिंग की बात करें तो यूएन की, यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान ने 2018 और 2019 के बीच $400 मिलियन कमाए हैं इलीगल ड्रग्स से। और अगर देखा जाए अब चूंकि तालिबान वापस आ गया है तो उनके लिए बहुत इनकम का सोर्स यही है फाइनेंसिंग के लिए, और आई थिंक आगे भी यही रहेगा वन ऑफ द मेजर सोर्स। अफगानिस्तान में हिंसा और दहशत की खबरों के बीच मेघालय भी अशांत है। वजह है एक उग्रवादी का एनकाउंटर। 13 अगस्त को एक प्रतिबंधित संगठन के नेता चेस्टरफील्ड थांगख्यू की पुलिस मुठभेड़ में मौत हो गई। इसके विरोध में लोगों ने प्रदर्शन किए। प्रदर्शन हिंसक हो गए और स्वतंत्रता दिवस की शाम को सीएम आवास तक पर हमला हो गया।
सीएम कोनराड संगमा के निजी घर पर पेट्रोल बम फेंके गए। हालांकि घर खाली था, अच्छी बात यही है। फिलहाल शिलोंग में 2 दिन का कर्फ्यू है, इंटरनेट बंद है और इन्हीं खबरों के बीच में मेघालय के गृह मंत्री ने इस्तीफा भी दे दिया। वह एनकाउंटर के विरोध में है। सरकार ने कहा है कि वो जांच करेगी। फिलहाल राज्य के हालात कैसे हैं, कर्फ्यू और बंदिशों का परिणाम क्या दिख रहा है और पुलिस ने क्या आदेश जारी किए हैं, हमने पूछा शिलोंग बॉर्डर पर मौजूद आज तक रेडियो रिपोर्टर सूर्याग्नि रॉय से। देखिए, अगर हम सबसे पहले इस बारे में बात करें तो ये समझना होगा कि राज्य सरकार ने, मेघालय सरकार ने 15 अगस्त के हादसे के बाद कर्फ्यू जो लगाया है, उसके बाद भी 15 अगस्त की रात को ही कॉनराड संगमा के घर, जो उनका प्राइवेट घर है, वहाँ पे वो नहीं रहते, प्राइवेट रेसिडेंस, वो सरकारी रेसिडेंस में रहते हैं, वहाँ पे पेट्रोल बम एक ऐसा रिपोर्ट आया था कि फेंका गया था। लेकिन उसके बाद से कुछ ऐसे इंसिडेंट सामने उभर कर आए हैं नहीं, शांति ही है आज सुबह से। और आज एक इंक्वायरी भी, जुडिशियल इंक्वायरी का भी सीएम सांगमा ने मेघालय में 13 अगस्त की घटना के बारे में उन्होंने जारी कर दी है, जानने के लिए कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। अच्छा सूर्याग्नि, जब हम ओवरऑल आकलन करते हैं तो इस हिंसा की पहली और आखिरी वजह उग्रवादी नेता थांगखियू की मौत दिखती है। थोड़ा डिटेल में बताइए उनके बारे में और असल में क्या हुआ था जिसके बाद हिंसा भड़की। देखिए, चेस्टरफील्ड थांगखियू की मौत के बारे में अगर हम बात करें तो ये जानना ज़रूरी है कि एक ज़माने में वो एक सेडिशनिस्ट मिलिटेंट हुआ करते थे, जिन्होंने 2018 में सरेंडर कर दिया था। और उन्हीं की मौत के बाद से ये घटना जो है, वो हिंसा जो है, वो उभरी है। ये अगर उनके परिवार की बात सुने तो उनका कहना है कि ये एक फेक एनकाउंटर में उनको मारा गया था। और शायद इसी पे क्या ये उस रात क्या हुआ था, 13 अगस्त की रात को क्या हुआ था, उसी को इंक्वायरी ज़रूरी है। शायद यही समझकर आज सीएम सांगमा ने प्रेस बैठक में ये साफ कर दिया कि एक जुडिशियल इंक्वायरी होगी कि उस रात आखिर हुआ क्या। सूर्याग्नि, राज्य की राजनीति पर इतनी हिंसा का क्या असर है और ऐसे समय में गृहमंत्री का इस्तीफा किस तरफ इशारा करता है? देखिए, एक चीज़ हमें समझनी होगी कि सम मेघालय, मिजोरम एकदम दूसरे से सब डिविजन दिखता है, लेकिन यहाँ आपको समझ में नहीं आएगा कि क्योंकि जियोट्रॉपिकली एरियाज है बहुत सारे यहाँ पे, तो उस हिसाब से डिफरेंशिएट करना डिफ़िकल्ट हो जाता है जियोट्रॉपिकल अगर हम बात करें। लेकिन के साथ मेघालय सरकार ने एक फरमान जारी किया था। उन्होंने कहा था कि क्योंकि कर्फ्यू चल रहा है, असम से व्हीकल्स जितना कम आए उतना उनके लिए अच्छा है। मतलब असम के व्हीकल्स इतना कम आए, क्योंकि गुवाहाटी से शिलोंग जाने में सिर्फ 2 घंटे लगते हैं बाई रोड। और क्योंकि शायद हिंसा का शिकार कोई दूसरे स्टेट का भी आदमी हो सकता है, शायद इसी को सोचकर कर्फ्यू लगाने के बाद भी वहाँ पे सिर्फ मेडिकल प्रैक्टिशनर्स और कोविड फ्रंटलाइन वर्कर्स को ही राहत दी गई है आने के लिए, और ताकि शायद लोगों को दिक्कत ना हो या फिर हिंसा के शिकार ना हो। बात अब पेगासस स्पाईवेयर की। अपडेट तो यह है कि आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां केंद्र सरकार ने बताया कि इस मामले की जांच अब एक कमेटी करेगी। इस पर कोर्ट ने केंद्र सरकार को 10 दिन के अंदर स्पष्ट जवाब देने को कहा है। दुनिया भर के कई देशों में सुर्खियों में आए इस स्पाईवेयर को लेकर जांच चल रही है, सब सरकारें करा रही हैं। हालांकि केंद्र सरकार ने हमारे यहाँ याचिकाकर्ताओं की तरफ से जो आरोप लगाए गए उन्हें बेसलेस बताया। 5 अगस्त को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था वैसे कि अगर पेगासस जासूसी मामले में रिपोर्ट सही है तो ये गंभीर आरोप हैं। अब ऐसा है कि पहले जो सरकार इस पर जांच करने से भाग रही थी वो कमेटी बनाने की बात कह रही है और एक एफिडेविट भी फाइल कर दिया है आज। इसमें केंद्र सरकार ने क्या क्या कहा ये हमने जाना दिल्ली में आज तक रेडियो रिपोर्टर अनीशा माथुर से। सरकार ने आज जो एफिडेविट फाइल किया है कोर्ट में, उसमें ये कहा गया है कि हम एक एक्सपर्ट कमेटी गठित कर सकते हैं ये देखने के लिए जितनी अटकलें लग रही हैं, जितने सवाल उठे हैं पेगासस की सर्वेलेंस को लेकर उस पे, और उसमें एक्सपर्ट कमेटी बैठेगी जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स होंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये पूछा है कि आप क्या हमें थोड़ा डिटेल में बताएंगे कि किस तरह की सर्वेलेंस अगर हुई है नहीं हुई है, कि क्या किया गया, कि कमेटी अगर चाहिए हमें, क्योंकि जैसे सूर्यकांत ने ये पूछा कि आप अगर कह रहे हैं कि जो सर्वेलेंस होती है हिंदुस्तान में वो ऑफिशियल प्रोटोकॉल के थ्रू ही होती है,
लेकिन आपने हमें ये नहीं बताया कि सर्वेलेंस हुई थी कि नहीं हुई थी। तो ये सब जो है वो उसको किस तरह से किया गया, क्या हुआ, वो भी कमेटी को देखना होगा। और सवाल ये भी उठे थे आज सुनवाई में, खास तौर से ये जो पिटिशनर्स हैं, कपिल सिब्बल हैं और श्याम दीवान है, राकेश द्विवेदी हैं, दिनेश द्विवेदी, सबने यही सवाल उठाया कि जब ये रिपोर्ट है कि सर्वेलेंस हुई है तो सरकार ये क्यों नहीं बता सकती कि उन्होंने ऑथराइज किया था या नहीं, उन्होंने परमिशन दी थी या नहीं किसी की सर्वेलेंस करने के लिए। तो इसी चीज पर आज पूरा घूम फिर के बात करती रही, क्योंकि सोलिसिटर जनरल तो यही कह रहे हैं कि हम जो कहना चाहते थे हम कह चुके हैं, और कुछ भी बोलने से नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स का उन्होंने हवाला देते हुए कहा कि भाई अगर आप हमसे कुछ भी और सवाल पूछेंगे कि हमसे ये पूछेंगे कि सर्वेलेंस की परमिशन दी गई कि नहीं, उससे नेशनल सिक्योरिटी पर असर पड़ेगा। अच्छा निशा, कमेटी बनाने को लेकर कोर्ट ने क्या टिप्पणी की और क्या सवाल उठाए? सुनवाई के दौरान सुनवाई बहुत ज्यादा देर नहीं चली। बेसिकली बात ये हुई कि सभी पिटिशनर जो है, क्योंकि आप जानते हैं पेगासस केस में कुल 11 पिटिशन दाखिल हुई है, सबने ये कहा है कि एक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि इस तरह से सर्वेलेंस कैसे हुई, किसकी हुई और किसने इसकी आज्ञा दी थी। तो आज भी यही पूछा गया सभी पिटिशनर्स के द्वारा भी, और कोर्ट ने भी यही पूछा कि आप हमें ये बताइए कि क्या कोई सर्वेलेंस की परमिशन दी गई थी या नहीं। क्योंकि आज अगर आप देखें तो एफिडेविट जो सरकार ने दाखिल किया है उसमें उन्होंने साफ ये कहा है कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई, सर्वेलेंस की, पेगासस की सारी जो खबरें हैं वो झूठी हैं, किसी का फोन टैपिंग नहीं हुई, किसी की सर्वेलेंस नहीं हुआ। जो भी किया गया है हिंदुस्तान में किसी भी चीज भी अगर सर्वेलेंस होती है तो वो ऑफिशियल चैनल्स के थ्रू होती है और वो उस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। अब बात ये भी हुई है कि सभी पिटिशनर्स ने भी और कोर्ट ने भी यही सवाल उठाया है कि अगर आप हमें यही नहीं बताएंगे कि क्या आपने कभी पेगासस सॉफ्टवेयर खरीदा या क्या सरकार की किसी भी एजेंसी ने पेगासस सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल करते हुए किसी की सर्वेलेंस की या नहीं, अगर इन्हीं सब सवालों के जवाब ही नहीं करती है सरकार, तो आगे सुनवाई में होगा क्या, आगे की आर्ग्यूमेंट होगी कैसे। हालांकि अभी फिलहाल चीफ जस्टिस ने सिर्फ ये कहा है कि हम अगर जिस तरह से आप कह रहे हैं, सरकार कह रही है कि कमेटी बिठाई जा सकती है, तो कमेटी बिठाई जा सकती है, लेकिन किस तरह का उस कमेटी की इंक्वायरी रहेगी, किस राह वो इंक्वायरी जाएगी, किस बिना पर वो इंक्वायरी होगी, इस सब पे थोड़ा सरकार को जवाब देना होगा। हालांकि अभी क्योंकि आज सरकार ने भी कुछ साफ जवाब देने से इनकार कर दिया और पिटिशनर्स भी यही बार बार दोहरा रहे थे कि इंक्वायरी होना जरूरी है और जवाब आना जरूरी है, इससे अभी सुनवाई कल तक के लिए टल गई है। कोरोना की तीसरी लहर पर सस्पेंस है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। फिलहाल तो इसे बच्चों के लिए खतरनाक बताया जा रहा था, मगर फिर भी झारखंड में सीनियर बच्चों के स्कूल को खोल दिया गया। स्कूल खुलने के एक हफ्ते बाद ही बच्चे कोरोना से संक्रमित होने लगे। फिलहाल स्कूल बंद कर दिया गया है और उधर जो केरल है उसकी सिचुएशन तो जस की तस बनी हुई है। 12,000 से ज़्यादा केस लगातार आ रहे हैं। पहले तो ईद पर ढील दी थी सरकार ने और अब टूरिज्म खोल दिया है। यहाँ से सिचुएशन और कितनी बिगड़ेगी आने वाले वक्त में पता चलेगा। ओवरऑल देश की बात करें तो केस कम है। पिछले 5 महीनों में इस हफ्ते सबसे कम कोरोना केस दर्ज किए गए। 9 से 15 अगस्त के बीच देश में 2,60,000 से कम संक्रमण हुए, जो पिछले हफ्ते के मुकाबले 6.7% कम है। मगर गिरावट के बावजूद पिछले 6 हफ्तों से देश के अंदर लगातार हर हफ्ते 2.5 से 3 लाख के बीच केस आ रहे हैं और उसमें 5 ऐसे राज्य हैं जिन्हें लेकर चिंताएं ज़्यादा हैं। ये हैं केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। इन आंकड़ों से क्या समझा जाए, क्या डिकोड किया जाए, इसके लिए हमने बात की इंडिया टुडे की डेटा इंटेलिजेंस यूनिट के मेंबर दीपू राय से। दीपू, इस हफ्ते गिरावट तो देखी गई, लेकिन 2.5 से 3 लाख केस का बना रहना क्या बताता है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह कि इंडिया में अभी भी केसेस आमतौर पर कहा जाए कि थोड़ा सा कंट्रोल तो दिख रहे हैं, लेकिन वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। एक्टिव केसेस में हालांकि कमी आई है। जैसे अगर आप पिछले 24 घंटे का लें तो 3,389 एक्टिव केस कम हुए हैं और टोटल काउंट आप देखिए तो 4 लाख से काफी नीचे, 4 लाख से 20,000 नीचे, यानी कि 3,80,000 के आसपास
इंडिया का जो है वो एक्टिव केस बने हुए हैं और ये काफी टाइम से बना हुआ है, जो 3 हफ्ते 4 हफ्ते से। और जो इंडिया का ग्लोबल शेयर है वो करीब एक्टिव केसेस का मैं बात कर रहा हूँ तो 2.23% है, यानी कि 44 में से एक कोरोना का मरीज वो इंडिया से है अभी भी जो एक्टिव है। तो ये एक ट्रेंड है जो इंडिया का कुछ समय से देखने में आ रहा है और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन की है। लेकिन जो सबसे वर्स्ट अफेक्टेड स्टेट्स हैं और स्पेशली अगर हम बात करें उन स्टेट्स की जो जहाँ पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा केसेस आए, जैसे केरल, वो महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। आमतौर पर साउथ के ये स्टेट जहाँ से ज्यादा केस आए और महाराष्ट्र को इंक्लूड कर लिया जाए, उसमें केरल की स्थिति सबसे भयानक बना रही है इसको। अभी भी 18,582 के आसपास 18,000 से ऊपर केसेज अगर दर्ज हो रहे हैं तो वाकई ये चिंताजनक बात है। और सबसे बड़ी बात की जो महाराष्ट्र का सबसे बड़ा सिचुएशन है वो करीब 5,000 के आसपास केसेज अभी भी वहाँ रिपोर्ट हो रहे हैं। 4,797 के आसपास जो केसेज रिपोर्ट किए जा रहे हैं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की है, जहाँ पे कि केसेज 2,000 के आसपास और हालांकि आंध्र प्रदेश में 1500 के आसपास। तो ये एक बड़ी देखने में आ रहा है कि जो उसके पड़ोसी स्टेट हैं तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, वहाँ भी सिचुएशन खराब दिख रही है। अभी भी जितना कंट्रोल होना चाहिए वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। तो ये एक जरूर चिंता की बात है। लेकिन ओवरऑल अगर आप टेंडेंसी देखें तो वीक का अगर आप देखें या हम कहें कि अगर आप तो पिछले 4 हफ्ते का देखें, महीने भर का ट्रेंड देखें तो केसेस थोड़े से कम जरूर हुए हैं। अच्छा, किन टॉप 5 राज्यों में हालात खराब दिख रहे हैं और क्यों? देखिए, इसकी सबसे बड़ी वजह तो है एक तो कि जो डेल्टा वेरिएंट का सिचुएशन है, क्योंकि इंडिया में भी ऑलमोस्ट जो नए जीनोम सीक्वेंसिंग हो रही है उसमें ज्यादातर केसेस का नहीं, लेकिन जो जीनोम सीक्वेंसिंग हो रही है उसमें जो परसेंटेज है वो मेजॉरिटी, बल्कि वो 100% के अराउंड वो डेल्टा वेरिएंट है। और 26 जुलाई तक का लेटेस्ट डेटा तक का जो सीक्वेंसिंग हुई है जीनोम की, वो डेटा जो अवेलेबल है वो ट्रेंड जो शो कर रहा है कि ऑलमोस्ट 100%, 97, 98 पॉइंट समथिंग परसेंटेज जो है वो डेल्टा वेरिएंट है। तो ये एक बड़ा रीजन है और जो कि हाईली एक तरह से कहा जाए कि रिलेटेड टू जो ओरिजिनल कोविड का वायरस था उससे कहीं ज्यादा 2.5 गुना 3 गुना ज्यादा जो है इन्फेक्शन इसका तेज फैलता है। तो एक रीजन तो ये है। दूसरा ये कि थोड़ा सा जो लापरवाही पब्लिक की ओर से भी हो रही है, जो कि ओवरलुक कर रही है और इसके इन्फेक्शन के रेट को। एक तो डेल्टा वेरिएंट, दूसरे उसमें थोड़ा सा ढील देना, और तीसरी चीज कि एक सबसे बड़ा जो खतरा अभी दिख रहा है, हालांकि अभी कोई पुष्टि उसकी नहीं हो पाई है, कि ढेर सारे स्पीड जिस तरह से वैक्सीनेशन की भी है और जिस तरह से डेल्टा वेरिएंट आ रहा है, तो कहीं कोई तीसरा म्यूटेंट तो वर्क नहीं कर रहा है। हालांकि अभी इस बारे में बाहर कुछ इंफॉर्मेशन आ रही है, लेकिन इंडिया में अभी इस बारे में कोई पुष्टि नहीं हुई है। अदरवाइज वो पहले से ज्यादा नो डाउट वो एक जंग है, एक तरह से कहा जाए कि इम्यूनाइजेशन का, यानी कि जो वैक्सीन है और जो म्यूटेशन का प्रोसेस है उन दोनों के बीच। और ये जरूर है कि तीसरी चीज अगर इसमें से निकलती है तो बहुत खतरनाक होगी। एटलीस्ट वो इन्फेक्शन के बारे में डेथ भले ज्यादा ना हो, लेकिन इन्फेक्शन के जो नंबर्स होंगे वो थोड़ा सा ज्यादा आ सकते हैं। और अब वक्त हो गया विदा का। कुछ कहना सुनना चाहें तो radio@aajtak.com पर जरूर लिखकर भेजें। हम आज तक रेडियो के पेज के अलावा स्पॉटिफाई, गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, विंक, गाना, जियो सावन पर भी हैं। किसी भी शो का नाम लिखिए और हमें फॉलो कर लीजिएगा। आज का दिन भर प्रोड्यूस किया है प्रतीक वाघमारे ने और साउंड मिक्सिंग की है कपिल देव सिंह ने। मेरा नाम नितिन ठाकुर है। सुनते रहिए आज तक रेडियो।